हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे अपने घर में सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो लगातार कर रहे होंगे। तो बेटा हमारे साइंस के अंदर एक चैप्टर बच रहा था, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। कुछ सेक्शंस में तो मैंने कुछ थोड़ा बहुत चैप्टर करवा दिया था, लेकिन जो बाकी जो हमारे सेक्शन जिनमें नहीं हो पाया तो वो इसको जरूर देखें और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। तो स्कूल जब तक नहीं खुलते हैं तब तक हम अपना ई लर्निंग का काम लगातार जारी रखेंगे और आपने उसको बर्डन न लेके एक इंजॉय के साथ आपने वो चीजें पढ़नी है। ये बर्डन नहीं है, ये सिर्फ ये है कि आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रख सकें। आप फ्री टाइम में अपने एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी कर सकते हैं, बट एक अपना शेड्यूल बना के रखें जिसके अंदर आपने पढ़ाई भी अपनी साथ साथ में करनी है। तो हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब सबसे पहली चीज आती है कि एटम क्या है। एटम जो है किसी भी मैटर की जो बेसिक यूनिट है उसको हम कहते हैं एटम। जो भी हमारे पास चारों तरफ चीजें हैं उनमें सबके अंदर क्या मौजूद है, एटम। तो एटम क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। अब जैसे कि आपको पता है कि जैसे हमारी बॉडी जो है वो किससे बनी हुई है, वो हमारी बॉडी बनी हुई है सेल्स से, लेकिन सेल्स भी जो है वो एटम से बने हुए हैं। तो सबसे छोटी जो यूनिट है किसी भी मैटर की, दैट इज कॉल्ड एटम। अब एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का है, कैसा एटम है, उसके अंदर क्या चीजें हैं, बाहर क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें हमें पढ़नी है स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर। तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर एटम का आया दिया था वो दिया था थॉमसन ने। उसको हम कहते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। उसने क्या कहा कि जैसे हमारा केक होता है और उस केक के अंदर जो हमारा मेन हिस्सा है वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, या वो जो मेन हिस्सा है उसको उसने पॉजिटिव चार्ज कहा। और जो उसके अंदर हम कुछ चेरीज वगैरह रखते हैं वो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। यानी मेन हिस्सा हमारा प्रोटॉन का है और उसके अंदर बीच में पॉजिटिव चार्ज का है और उसके अंदर बीच में नेगेटिवली चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो उसने उसको नाम दिया पुडिंग मॉडल। ठीक है, इसको वाटरमेलन से भी हम मैच कर सकते हैं कि जैसे वाटरमेलन होता है हमारा, जो तरबूज होता है उसका मेन हिस्सा जो होता है वो रेड कलर का होता है और उसके अंदर बीज होते हैं। तो वो बीज क्या डिनोट कर रहे हैं, एक तरह से इलेक्ट्रॉन्स। तो वो उसका जो थॉमसन का जो मॉडल था उसने बेसिकली सबसे पहले मॉडल एटम का दिया था और उसने बेसिकली उसकी तुलना जो की थी वो पुडिंग से की थी, यानी केक से की थी। और इसको हम चाहे तरबूज से भी वाटरमेलन मॉडल भी कह सकते हैं कि इसी तरह से वाटरमेलन के अंदर होता है, मेन उसका हिस्सा जो होता है रेड कलर का होता है और उसके अंदर बीच में जो बीज हैं ब्लैक कलर के, उसने उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये सबसे पहला मॉडल जो था वो था थॉमसन का। अब थॉमसन के मॉडल के बाद फिर आया रदरफोर्ड। रदरफोर्ड जो था उसने क्या करा, एक गोल्ड की फॉइल ली। गोल्ड की फॉइल क्यों ली कि गोल्ड की फॉइल जो होती है वो एकदम से पतली हो जाती है, तो उसको एक पतली सी चीज चाहिए थी, थिन चीज चाहिए थी, इसीलिए उसने गोल्ड की फॉइल ली। और उसने फिर क्या करा, उसके ऊपर अल्फा रे स्ट्राइक करी। तो ये देखिए ये हमारे एटम्स के हैं और इन पे उसने क्या करा, अल्फा रे स्ट्राइक करी। उसने जो लिया था वो किसका लिया था, गोल्ड की फॉइल को। अब उसने देखा कि कुछ जो है, जो अल्फा पार्टिकल्स हमने स्ट्राइक करी वो अनडिफ्लेक्टेड चली गई, यानी जैसे यहां से पास हुई वैसे सीधी निकल गई। कुछ उसने देखा कि जैसे ही हमने उस पर स्ट्राइक करी वो थोड़ी सी मुड़ गई, और कुछ उसने देखा कि वो टकरा के बिल्कुल वापिस आ गई। तो उसने ये तीन चीजें जो है ऑब्जर्व की रदरफोर्ड ने, और उसने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड की फॉइल पे। और उसने जब अल्फा पार्टिकल उस पर स्ट्राइक की तो उसने तीन चीजें महसूस की कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट चली जाती हैं, कुछ अल्फा पार्टिकल स्लाइटली डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और कुछ जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो टकरा के वापिस आ जाती हैं। उससे उसने क्या कंक्लूजन निकाला, उसने उससे कंक्लूजन निकाला कि जो ज्यादातर जो स्पेस है एटम का वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। तो उसके कारण क्या हुआ, खाली था, कोई बीच में रुकावट नहीं आई, तो जो अल्फा की रेस थी वो सीधी क्या हो गई, पास हो गई। फिर उसने कुछ देखा कि कुछ जो है, जो बीच में उसके न्यूक्लियस आ गया तो, या इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो टकरा के वापिस आ गई। तो जो मेनली जो थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हुआ था वो न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसके कारण वो थोड़ी सी स्लाइटली डिफ्लेक्टेड हो गई। और जो सीधे न्यूक्लियस से जाके टकराई, क्योंकि न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होता है और उसके अंदर हमारे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो उससे टकरा के क्या हो गया, वो बिल्कुल फिर रिबाउंड कर गई या वापिस आ गई।
तो उसने बेसिकली उससे अपने जो मॉडल थे उसके हिसाब से कहा कि जो एटम है उसके अंदर न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो एटम का जो भी सारा मास है वो इस न्यूक्लियस के अंदर ही होता है और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। जो हमारा सेंटर का न्यूक्लियस है उसके चारों ओर कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन। और जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है एज कंपेयर टू द टोटल साइज ऑफ एटम, कि एटम जो है वो बहुत बड़ा है लेकिन जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटे स्मॉल साइज का है। यानी आप यूं समझ सकते हो कि एक बड़ा सा तरबूज है और उसके अंदर एक जो बीज है वो एक उसका न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस का साइज जो है वो पूरे एटम के कंपैरिजन में बहुत छोटा है। और एटम में क्या चीजें हैं जो रदरफोर्ड ने बताई कि एक तो उसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ कमियां थी। रदरफोर्ड के मॉडल में क्या कमियां थी? सबसे पहली बात, उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं किसके, न्यूक्लियस के चारों ओर। तो अगर मान लो वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं तो कभी तो उनकी एनर्जी ज्यादा होती होगी, कभी एनर्जी कम होती होगी। तो अगर उनकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो वो बाहर क्यों नहीं निकल जाते, और अगर उनकी एनर्जी कम हो जाती है तो वो न्यूक्लियस से आके क्यों नहीं टकराते या न्यूक्लियस में क्यों नहीं चले जाते। इस बात का उसके पास जवाब नहीं था। एक सिंपल सी चीज है, अगर मान लो एक आप धागे में एक पत्थर बांध लो और उसको तेज से घुमाओ, तो बहुत ज्यादा तेज घुमाओगे तो वो हाथ से आपका पत्थर धागे के साथ बाहर छूट जाएगा। और अगर मान लो आपने उसको घुमाते घुमाते उसकी स्पीड धीरे कर दी तो वो आपके आके हथेली से टकराएगा। तो उसी तरह से जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो ये नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन की जब एनर्जी ज्यादा होती है तो वो बाहर क्यों नहीं निकल जाता एटम से, और उसकी जब एनर्जी कम हो जाती है तो वो न्यूक्लियस से आके क्यों नहीं टकराता। तो ये हमारे जो थे कुछ डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड मॉडल की। यानी वो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया, एक तो एटम स्टेबल क्यों है, ठीक है, और दूसरी चीज कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो जब उसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं तो उनकी एनर्जी कम या ज्यादा होती है तो उसके ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। फिर आया नील बोहर। नील बोहर जो था उसने जो मेन पोस्टुलेट्स दी, उसने जो पहले से रदरफोर्ड ने दी थी अपनी या थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड किया। और उसने कहा कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसके चारों ओर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं और उनकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है इन इलेक्ट्रॉन्स की, और एक पर्टिकुलर शेल होती है जिसके अंदर ये रिवॉल्व करते हैं। जैसे ये फर्स्ट शेल है, इसको हम के कह सकते हैं, फिर एल एम, तो वो एक पर्टिकुलर जगह में ही अपनी पोजीशन में ही रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर उनके पास एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी तो ही वो दूसरे में जाएगा, नहीं तो वो उसी के अंदर रिवॉल्व करता रहेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, और उनकी एक क्या है, डेफिनेट एनर्जी लेवल है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं या शेल कहते हैं, उसके अंदर वो घूमते रहते हैं और वो एनर्जी रेडिएट नहीं करते, यानी वो एनर्जी अपनी बाहर नहीं निकालते, तो उनकी एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और जब तक वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लूज नहीं करेगा तब तक वो क्या करेगा, उसी के अंदर अपनी शेल के अंदर या ऑर्बिट के अंदर घूमता रहेगा। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, एक डेफिनेट शेल्स के अंदर है और वो थोड़ी सी दूरी पे होते हैं न्यूक्लियस के। इलेक्ट्रॉन जो है इन शेल्स के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन्स अगर उनको बाहर जाना है तो एनर्जी गेन करनी पड़ेगी और अंदर की साइड में आना है तो एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। अगर उसकी एनर्जी ज्यादा होगी तो दूर जाएगा और कम होगी तो वो न्यूक्लियस के नजदीक आएगा। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के नजदीक अगर होंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी कम होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो वो अनस्टेबल होगा। जैसे हम घड़ी में चाबी भरते हैं तो चाबी हमने भर दी तो उसमें एनर्जी दे दी तो वो अनस्टेबल है, घूमती रहेगी, और जैसे ही उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी वो एक जगह पे आके रुक जाती है। तो उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स है कि वो उसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं और उनकी एनर्जी ज्यादा होती है तो बाहर वाली ऑर्बिट में चले जाते हैं और कम होती है तो अंदर वाली ऑर्बिट में। अब ये देखो, जैसे हमारे जो प्लैनेट्स हैं सन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे हैं, इस न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब जैसे कार्बन है, कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6, और उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन। तो ये अंदर 6 प्रोटॉन है और ये बाहर जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। जो हमारी पहली शेल होती है या पहली ऑर्बिट होती है उसमें सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उससे अगले वाली में 8, ठीक है। तो इस तरह से जो बोहर का जो मॉडल था उसने ये चीजें दी थी। अब
ये जैसे फ्लोरीन का एक एटम का मॉडल दे रखा है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो प्रोटॉन कितने होंगे 9, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 9, ठीक है। और ये उसका मास नंबर है, इनके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये हमारा जैसे न्यूक्लियस हो गया, तो इस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन है, और बाहर की साइड में ये जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, ठीक है। हमारा जो एटम होता है, जो हमारा न्यूक्लियस है, उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बोहर का जो मॉडल था उसके अंदर ये हमारा फ्लोरीन का स्ट्रक्चर है। आपने 2-3 स्ट्रक्चर्स जो हैं वो अपनी नोटबुक में बनाने भी हैं, एक तो जैसे कार्बन का ही बना लो, एक फ्लोरीन का बना लो, ठीक है। तो ये आपको समझने में आसानी होगी कि बोहर का मॉडल किस तरह का। ये उसी का एक एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा रखा है कि जिसकी एनर्जी कम है वो नजदीक है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा है वो थोड़ा सा दूर है। तो ये चीजें आपको एक समझाने के लिए बोहर का मॉडल जो है वो दिखाया हुआ है। अब हमने मॉडल्स पढ़ लिए, अभी हमारा बोहर का मॉडल अभी और पढ़ना है हमने। अभी जो मेन चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं उनके नोट्स आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इसमें भी जो वीडियो में आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं वो भी नोटबुक में लिखने हैं। पीडीएफ इस चैप्टर की मैंने ऑलरेडी आपको ग्रुप्स में भेज दी थी, तो उसमें से जितना पोर्शन हमने अभी यहाँ पे किया है उस पोर्शन को आपने नोटबुक में लिखना है, और उसके बाद उसका जो फोटो है वो मेरे पास व्हाट्सएप पे सेंड करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कहीं कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं या फोन करके भी पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप अपनी स्टडीज को कंटिन्यू रखेंगे, हैप्पी ई लर्निंग, और साथ साथ अपनी सेहत का, कोरोना से अपने बचाव का ध्यान रखें। जिन बच्चों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है वो वैक्सीन ले लें, अगर आपकी 15 ईयर्स की एज हो चुकी है तो, और जिनकी नहीं हुई है, जिनको वैक्सीन अभी नहीं लगी है, वो अपने आप को थोड़ा सेफ रखें, मास्क का उपयोग करें, बार बार हाथ से साबुन धोएं, साबुन से हाथ धोते रहें, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सबसे पहले सेफ्टी है और उसके बाद फिर हमारी पढ़ाई है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।